नमस्कार, नेक्स्ट आइज के चुड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज 28 मई की प्रमुख न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं डिटेल में। आइए चलते हैं सबसे पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है और पीआईबी के साथ साथ द हिंदू ने भी इस न्यूज को कवर किया था। न्यूज ये है कि आत्मनिर्भर भारत रक्षा मंत्री ने उद्योग साझेदारी के माध्यम से उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को स्वीकृति दी। द हिंदू ने हेडिंग निकाला था, डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव AMCA फाइटर जेट एग्जीक्यूशन मॉडल थ्रू इंडस्ट्री टाई अप। भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA पहली उड़ान वर्ष 2028 में भरेगा। इसकी पहली उड़ान वर्ष 2028 को याद रखिएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर, देखिए 5th जनरेशन का ये फाइटर होगा और यूपीएससी लगातार जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहा है। पिछले वर्ष यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा था 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका फुल फॉर्म है ये, अगर इसकी बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के क्रियान्वयन मॉडल को मंजूरी दे दी है और इसे एरोनॉटिकल मॉडल एजेंसी ADA के नेतृत्व में इंडस्ट्री पार्टनरशिप के जरिए पूरा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो AMCA का डिजाइन तैयार है और इसकी फ्लाइट वर्ष 2028 के आखिर में तब पहली उड़ान भरेगा। वर्ष 2034 तक इसके सर्टिफिकेशन का टारगेट रखा गया है, तब तक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। AMCA का तेजी से विकास और इसकी तैनाती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पहले ही 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के फाइटर जेट तैयार कर चुका है और अब पाकिस्तान को 40 फाइटर जेट J-35 देने की चीन की योजना है। AMCA को पिछले वर्ष मार्च में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिली थी। अब बात करते हैं कि किस किस के पास है ये। दुनिया के 3 देश ही अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। यूएस के पास 2 तरह के 5वीं जनरेशन फाइटर जेट है। अगर बात करें यूएसए के पास तो F-22 और F-35 जेट, और चीन के पास भी 2 तरह के फाइटर जेट हैं। चीन की अगर बात करें तो J-20 और J-35, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। J-20 और J-35। और रूस के पास Su-57 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। अगर रूस की बात करें S-57। अब बात करते हैं कि AMCA कैसे अलग है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये AMCA की इमेज है। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली ने कहा कि F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी 30 टन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी 25 टन क्लास का एयरक्राफ्ट है। 25 टन क्लास का एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी हथियार अंदर ही होते हैं, यानी बाहर से दिखाई नहीं देंगे इसमें हथियार। आत्मनिर्भरता की तरफ ये कदम है। 5th जनरेशन के उन्नत लड़ाकू विमानों का देश में ही निर्माण करने और उसमें निजी क्षेत्र का सहयोग लेने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की घोषणा एक ऐसा फैसला है जो पहले ही ले लिया जाना चाहिए था कि यह फैसला सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की संयुक्त भागीदारी से 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के आधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण का तय समय में करें और इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। उन्हें दूसरे देशों से खरीदने में विदेशी पूंजी का व्यय होने के साथ कई तरह के दबावों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार विमान मिलने में देरी होती है। यही स्थिति अन्य रक्षा सामग्री के मामले में भी देखने को मिलती है। कई देश उन्नत रक्षा उपकरण तो दे देते हैं लेकिन उनकी तकनीकी नहीं देते हैं या फिर उनके कलपुर्जे देने में देरी करते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। पर्याप्त संख्या में तेजस लड़ाकू विमान बनाने में इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि अमेरिका उनके लिए इंजन देने में आनाकानी कर रहा है। इन विमानों के निर्माण में देरी को लेकर के वायुसेना अध्यक्ष निराशा भी जता चुके हैं। माना जाता है कि अमेरिका तेजस लड़ाकू विमानों के लिए इंजन देने में इसलिए देरी कर रहा है ताकि वह भारत को अपने लड़ाकू विमान बेच सके। आज जब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं तब भारत को हर तरह की रक्षा सामग्री स्वदेश में ही बनाने में के लिए सक्षम होना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह सच्चे अर्थों में महाशक्ति बन सकता है। प्रारंभ में विदेशी कंपनियों का सहयोग लेने में हर्ज नहीं, क्योंकि ऐसा करके ही तेजी के साथ उन्नत रक्षा सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। भारत आधुनिक रक्षा उपकरण एवं तकनीकी का निर्माण करने में सक्षम है। इसे ऑपरेशन सिंदूर ने साबित भी कर दिया है। हमारे रक्षा उपकरणों और तकनीकी ने जिस तरह तुर्की के ड्रोन को हवा निकालने के साथ ही चीनी एयर डिफेंस की पोल खोल दी, उसे विश्व भर के डिफेंस एक्सपर्ट यानी रक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी तकनीकी पर आधारित आकाश ने सिद्ध किया है कि हमारे रक्षा वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं।
ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये ज्योग्राफी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आईएमडी रिटेन्स अबव नॉर्मल रेनफॉल आउटलुक फॉर मानसून। मानसून मेहरबान, इस वर्ष जमकर बरसेंगे बादल। और मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2025 के लिए मानसून का अपना अनुमान रिवाइज करते हुए आज कहा कि देश में लॉन्ग पीरियड यानी लंबी अवधि, दीर्घ अवधि के औसत का 106% बारिश होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल में 105% बारिश का अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि जून में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जो लॉन्ग पीरियड यानी दीर्घकालिक औसत की 108% होगी। जून से सितंबर तक बारिश के अनुमान में 4% की बढ़ोतरी संभव है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कहा कि इस वर्ष पूर्वोत्तर और बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के लगभग सभी क्षेत्रों में मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक रहेगी। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष केवल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय यानी नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य में ही सामान्य से कम बारिश का अनुमान है और देश के कुछ सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यानी कोर जोन में मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है तथा अच्छी बारिश की संभावना 56% है। देश के पश्चिमी और मध्यवर्ती इलाकों के मुख्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में अच्छी बारिश से दलहन और तिलहन की पैदावार को फायदा मिल सकता है और दालों के महंगे इंपोर्ट यानी आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। ये अच्छी न्यूज है। कुल मिलाकर के दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छा रहने और वर्षा का जो वितरण है बेहतर रहने का खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ सकता है और रबी फसल के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी भी रहेगी। ये अच्छी न्यूज है कुल मिलाकर के भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका प्रभाव हर जगह पड़ेगा। महंगाई भी कम होगी और महंगाई कम होगी तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को भी घटाएगा। तो कुल मिला के बेहतर न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था अपने संपादकीय पृष्ठ पर, और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो आपके निबंध में भी बहुत काम आ सकती है और आईआर पेपर में तो काम आएगी ही आएगी। न्यूज ये है कि भारत को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी और ऐसा कहा है आईआर एक्सपर्ट हर्ष बी पंत, जो कि लेखक हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। इनका कहना है कि भारत को इस पर मंथन करना होगा कि सब कुछ उसके पक्ष में होने के बावजूद ऐसा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया। पिछला कुछ समय भारत के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा है। देश को अप्रैल में पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले का घाव झेलना पड़ा। मासूम पर्यटकों पर हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया भारत के दर्द को समझते हुए संवेदनाएं प्रकट कर रही थीं और कई देश प्रमुख नेताओं ने आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई और इस मामले में उपजे आक्रोश से देश में ऐसी संभावनाएं उबलने लगी कि इस आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। और मोदी सरकार में उड़ी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान पर हुए प्रहार से यह तय माना जाना चाहिए था कि भारत कोई न कोई बड़ी कार्रवाई अवश्य करेगा। यहां तक कि पाकिस्तान में ऐसी अटकलें तेज थी कि इस बार भारत की कार्रवाई का स्वरूप एवं दायरा कैसा होगा। अंततः ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत ने एक सफल सैन्य अभियान के माध्यम से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है कि आतंक की उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी जो पिछली बार से अधिक बड़ी होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जो कि कल्पना से भी परे थी। आखिर किसने सोचा होगा कि पाकिस्तान जिस पंजाब सूबे को अपनी शान समझता है वहां तक भारत की मिसाइलें आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर देंगी या फिर उसकी नाक समझी जाने वाली सेना के मुख्यालय के बगल में सैन्य ठिकाने भारतीय हमले में तबाह हो जाएंगे। ऐसी सामरिक बढ़त के बावजूद इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बने माहौल में नैरेटिव की लड़ाई में भारत कुछ पिछड़ गया। याद रहे कि पहलगाम हमला उस दौरान हुआ था जब अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया था तो अमेरिकी सरकार के स्वर ऐसे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव में दखल देने की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यूरोपीय नेता भी यही कहते सुनाई पड़ रहे थे कि भारत को अपनी रक्षा के लिए हर संभव विकल्पों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। पर ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिका एकाएक न केवल बीच बचाव में कूदता
होता दिखा, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम का श्रेय लेने के लिए सामने आ गए। भारत को इस स्थिति पर मंथन करना होगा कि सब कुछ उसके पक्ष में होने के बावजूद ऐसा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया। इसका एक कारण तो पश्चिमी मीडिया का पारंपरिक रूप से भारत विरोधी रवैया रहा। पश्चिमी मीडिया में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों और पाकिस्तानी पत्रकारों, टिप्पणीकारों ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार को हाथों हाथ आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित के रूप में दिखाया। उसने यह भी सामने रखा कि वह पहलगाम आतंकी हमले की जांच में सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन भारत ही इसके लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि चीन जैसे देश ने पाकिस्तान के इस प्रपंच का समर्थन भी किया। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने परमाणु ब्लैक मेलिंग का दांव चलाने की कोशिश की, जिसमें वह कुछ सफल रहा। उसने दर्शाया कि भारत की मंशा उसके संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाने की रही, जबकि वास्तविकता इसके उलट थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही भारत ने स्पष्ट किया था कि उसके निशाने पर केवल आतंकी ढांचा था, न कि नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया के जवाब में ही भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। यहां तक कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोले रखकर भी अपनी नागरिकों की जान दांव पर लगा दी। पर भारत ने उस स्थिति में भी संयम का परिचय दिया। इसके बावजूद चीन और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि भारत के पक्ष में कोई देश ऐसा सामने नहीं आया। इसके सबक स्पष्ट है कि यह भारत की लड़ाई है जो स्वयं उसे खुद ही लड़नी होगी। राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक सभी स्तरों पर भारत को अपना पक्ष मजबूत रखना होगा, जिसकी राह आत्मनिर्भरता से खुलेगी। आत्मनिर्भरता के साथ ही दृढ़ता भी आवश्यक होगी। हमें विचार करना होगा कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद एक कंगाल, तंगहाल एवं नाकाम देश जो तमाम मोर्चों पर संघर्षरत है, वह वैश्विक स्तर पर अपने पक्ष में नैरेटिव खड़ा करने में कैसे सफल हुआ। भविष्य में ऐसे किसी संघर्ष की स्थिति में हम उसकी काट कैसे करेंगे। यह अच्छी बात है कि स्थिति को भांपते हुए भारत सरकार ने दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का फैसला किया। विभिन्न दलों के नेताओं के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों को भी इसमें जगह दी गई और इसके जरिए विश्व समुदाय को यह संदेश भी भेजा गया कि राजनीतिक रूप से भारत पूरी तरह एकजुट है। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने अपने प्रभावी ढंग से भारत का पक्ष भी रखा है। इसके माध्यम से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने दो टूक में कहा कि आतंक को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी किसी करतूत की पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो साथियों, कुल मिला के इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।